अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे फिज़िक्स का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास MCQ नंबर 1 है। कहते हैं कि बिलो द क्यूरी टेम्परेचर सब्सटेंस इज। ऑप्शन ए फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन बी पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन सी डायमैग्नेटिक एंड ऑप्शन डी नन। तो आप लोग हमेशा जहन में रखो कि जब भी हमारे पास टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से जो है हमारे पास बिलो होगा तो हमारे पास मटेरियल एज अ फेरोमैग्नेटिक बिहेव करेगा। लेकिन जब हमारे पास फॉर एग्जांपल टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से अबव है तो वो सब्सटेंस हमारे पास पैरामैग्नेटिक के तौर पर जो है वो बिहेव करेगा। अब यहाँ पर उसने जो है वो बिलो टेम्परेचर का पूछा, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन फेरोमैग्नेटिक इज़ करेक्ट विच इज़ ऑप्शन ए। सो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, आप लोगों ने ऑप्शन ये तो बिलो का पूछा, आप लोग अबव का भी ध्यान में रखें। ठीक है, एग्ज़ाम में अबव का भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 2 में कहता है अ फेजर रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन ए फेज एंगल, ऑप्शन बी मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, ऑप्शन सी विड्थ ऑफ क्वांटिटी एंड ऑप्शन डी मैग्नीट्यूड एंड क्वांटिटी ऑफ डायरेक्शन। तो आप लोग जो है वो पहली बात तो ये कि ये फेज़र नंबर क्या होता है। बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो कि हमारे पास साइनोसाइडल फंक्शंस को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को मैं अगर एक चीज़ बताऊँ फेज़र डायग्राम के फेज़र के बारे में, तो आप लोग इजीली जो है वो अपने आंसर को एस्टिमेट कर लोगे। फेज़र जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है जो हमारे साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी को अगर देखें तो कहता है कि इट रिप्रेजेंट्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड क्वांटिटी ऑफ डायरेक्शन। सो हम लोग बोलेंगे कि फेजर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड क्वांटिटी ऑफ डायरेक्शन। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर 3 की बात करते हैं। कहते हैं वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, इट्स स्ट्रेन इज। अब लेंथ की बात कर रहे हैं स्ट्रेन के साथ। पहली बात तो ये कि व्हाट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन बेसिकली इट इज़ इक्वल टू द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसका फार्मूला जो है आप लोगों के पास एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्ट्रेन होता है यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। अब जिस वक्त हम लोग जो है वो लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, ऑब्वियसली स्ट्रिंग है वो है वायर है, उसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो उसकी जो ओरिजिनल लेंथ होगी उसमें भी जो है हमारे पास वो आएगा। सो हमारे पास ये ओवरऑल जो है वो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये क्वांटिटीज़ एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगी। सो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो स्ट्रेन अगर हम लोग लेंथ को डबल करते हैं तो स्ट्रेन पर जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट 1, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेते हैं। MCQ नंबर 4 में कहता है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर। ऑप्शन ए अटैच्ड बाय द मैग्नेट, ऑप्शन बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, ऑप्शन सी वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आप लोग जो है वो हमेशा अपने जहन में रखो कि हमारे पास जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। ठीक है, और वो मैग्नेट से रिपेल्ड होते हैं। पैरामैग्नेटिक हमारे पास जो है वो ये वीकली जो है वो अटैच्ड होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट, और जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स जो है वो इनकी होती है। दिस मीन्स दैट लाइक ये स्ट्रॉन्गली जो है वो अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट। अब यहाँ पर जो है उसने डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का पूछा, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैंने आपको बताया कि ये रिपल्शन शो करते हैं मैग्नेट के साथ। तो अगर आप लोग ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन बी जो है वो इसके साथ मैच कर रहा है। हम लोग कह सकते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 5 है। कहता है एमिटर बेस्ड जंक्शन इन ट्रांजिस्टर इज़ नॉर्मली टेकन एज। ऑप्शन ए रिवर्स्ड बाइस्ड, ऑप्शन बी फॉरवर्ड बाइस्ड, ऑप्शन सी न्यूट्रल एंड ऑप्शन डी नन। आप लोग हमेशा अपने जहन में रखें कि जो हमारे पास एमिटर बेस जंक्शन होता है, एमिटर और बेस का जंक्शन होता है वो हमारे पास हमेशा फॉरवर्ड बाइस्ड होता है,
और आप लोग हमेशा ध्यान में रखें कि हमारे पास कलेक्टर और बेस का जो जंक्शन होता है हमारे पास वो रिवर्स बाइस्ड होता है। अब एग्जाम में वो आपसे जो है वो हो सकता है कि कलेक्टर बेस का पूछ ले, तो आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एमिटर बेस जंक्शन इट इज़ अ फॉरवर्ड बाइस्ड, और हमारे पास जो कलेक्टर वो होता है कलेक्टर बेस जंक्शन इट इज़ अ रिवर्स बाइस्ड। सो अब यहाँ पर वो एमिटर का पूछा तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज़ अ फॉरवर्ड बाइस्ड, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 6 है, कहता है कि डायोड्स यूज्ड इन द फुल वेव रेक्टिफायर्स आर। आप लोग जो है वो हमेशा ये एक चीज़ ध्यान में रख लो कि हमारे पास जो डायोड्स होते हैं, सॉरी रेक्टिफायर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है और एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। अब ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ डायोड्स यूज़ होते हैं वो जस्ट 1 डायोड यूज़ होता है, ये आप लोगों की बुक में क्लियर कट लिखा है। लेकिन जो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसमें हमारे पास 2 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर उसने बात की है हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो हम बोलेंगे कि इसमें हमारे पास एक डायोड जो है वो यूज़ होता है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 7 कहता है अ ट्रांजिस्टर हैज़ ऑप्शन ए 1 रीजन, ऑप्शन बी 2 रीजन्स, ऑप्शन सी 3 रीजन्स एंड ऑप्शन डी 4 रीजन्स। तो ये तो सबको पता है कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें हमारे पास एमिटर होता है, बेस होती है और कलेक्टर होता है। सो ये 3 रीजन्स बन गए, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़। आप लोग जो हो वो हमेशा ध्यान में रखें कि हमारे पास जो ग्रेटर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एमिटर में होती हैं, और एमिटर का ये भी याद रखें कि इट इज़ हैविली डॉप्ड, ठीक है, और हैविली डॉप्ड है तो ऑब्वियसली इसमें इम्प्योरिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि हमारे पास जो एमिटर होता है उसमें हमारे पास ग्रेटर कंसंट्रेशन होती है इम्प्योरिटीज़ की। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 9 है, कहता है कि डोपिंग अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस ऑप्शन ए रेजिस्टिविटी, ऑप्शन बी कंडक्टिविटी, ऑप्शन सी इंडक्टेंस एंड ऑप्शन डी ऑल। तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखें कि हम लोग जब सेमीकंडक्टर्स को डॉप करते हैं तो वो हमारे पास बेसिकली हम लोग उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, ठीक हो गया, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 10 हमारे पास कहता है इन कॉम्पटम्स अफेक्ट ऑप्शन ए स्कैटर्ड फोटॉन हैज़ फ्रीक्वेंसी लेस देन दैट ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, ऑप्शन बी scattered photon has frequency greater than that of incident photon, option C scattered photon has frequency equal to that of incident photon, and option D all are possible, these all depend upon the conditions and situations। तो कॉम्पटन अफेक्ट को अगर आप लोग देखें तो उसमें हमारे पास वो सिंपली कहता है कि हमारे पास जो स्केटर्ड फोटॉन्स होते हैं उनकी जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पास इंसिडेंट फोटॉन से लेस होती है। अगर इसको देखें तो हमारे पास ये ऑप्शन एक के साथ मैच करता है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सिंपल इज़ दैट, सिंपल उसकी स्टेटमेंट है। MCQ नंबर 11 कहते हैं कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन ए X-rays easily penetrate through the matter as the wavelength is of the order of 6000 angstrom. Option B, X-rays are easily deflected by the electric and the magnetic field. Option C, X-rays are electromagnetic radiations of the wavelength about 1 angstrom. Option D, all are true. अब यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स ने ऑप्शन डी को करेक्ट किया होगा, लेकिन यार आप देख सकते हो कि हमारे पास उसने ऑप्शन ए में भी जो है वो वेवलेंथ का जिक्र किया और ऑप्शन बी में भी वेवलेंथ का जिक्र किया। अब 6000 एंगस्ट्रॉन हमारे पास 1000 एंगस्ट्रॉन के साथ इक्वल तो नहीं हो सकती ना। सो दिस मीन्स दैट हमारे पास ये सारे ऑप्शंस ठीक नहीं हैं, इसमें कोई एक ऑप्शन है जो कि बेस्टली जो है वो डिस्क्राइब किया गया। अब आप लोगों को मैं एक्स-रेज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो एक्स-रेज़ होती हैं इनकी जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है ये 0.01 से लेकर 10 नैनोमीटर तक जो है वो इनकी वेवलेंथ होती है। आप लोग एक और बात भी ध्यान में रखें कि हमारे पास इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 3 × 10⁻16 से लेकर
19 तक होती है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 हर्ट्ज़। एनर्जी इनकी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन वॉट से लेकर 1000 या हम लोग कह सकते हैं 100 किलो इलेक्ट्रॉन वॉट तक होती है। अच्छा, ये पॉइंट्स आप अपने साथ लिखते जाएँ, ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली हो सकता है कि लाजमी नहीं है कि यही पॉइंट्स जो हम लोगों ने आप लोगों को MCQ में दिए हुए हैं यही पॉइंट्स आएँ। हो सकता है कि जो पॉइंट ओरल बता रहा हूँ ये आप लोगों के टेस्ट में वो पूछ ले, तो आप लोग इनको साथ में लिख कर करें। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि दे आर, अच्छा ये हमारे पास आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ कि हमारे पास ये जो एक्स रेज़ होती हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है ये हमारे पास UV से शॉर्टर होती हैं और गैमा रेज से लॉन्गर होती हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा हमारे पास जो वेवलेंथ होगी वो गैमा की ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्स रेज़ की, और नहीं सॉरी, कहते हैं कि दे आर शॉर्टर इन वेवलेंथ देन UV, मीन्स UV की जो है वो हमारे पास जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैमा रेज एंड लेस देन दैट ऑफ गैमा रेज। मैं फिर रिपीट करता हूँ ये स्टेटमेंट, आप लोग गौर से सुने। अच्छा, ये हमारे पास जो एक्स रेज होती हैं इनकी जो हमारे पास वेव लेंथ होती है, एक्स रेज की वेव लेंथ हमारे पास शॉर्टर होती है UV से और ग्रेटर होती है गैमा से। तो हम लोग कह सकते हैं कि UV की हमारे पास वेव लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी इसकी एक्स रेज की, और उसके बाद हमारे पास है गैमा की। नेक्स्ट हमारे पास है वो एक और आपको पॉइंट बताऊँ इसके बारे में कि हमारे पास ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डिफ्लेक्शन शो करती है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब हम लोग अपने ऑप्शंस की तरफ आते हैं। ऑप्शन ए में उसने कहा था कि हमारे पास एक्स रेज ईजिली पेनिट्रेट थ्रू द मैटर एज द वेवलेंथ इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम। तो हमने बात की है कि हमारे पास इनकी जो वेवलेंथ होती है हमारे पास वो 0.01 से लेकर 10 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। सो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखें तो कहते हैं एक्स रेज आर इजीली डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने बात की है कि हमारे पास ये ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डिफ्लेक्शन शो करता है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ डिफ्लेक्शन शो करता है। सो हमारे पास ऑप्शन बी भी गलत हो गया है। अब पीछे ऑप्शन डी हो नहीं सकता। अब सी को देखें तो हमारे पास कहता है एक्स रेज आर हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ द वेवलेंथ अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये बिल्कुल मैच करता है। सो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 12 कहता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted एंड हेंस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग्स, ऑप्शन बी indirectly proportional to the intensity of incident radiations, option C directly proportional to the intensity of the incident radiations, and option D all are true। तो कहते हैं जब हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या जो है वो अफेक्ट आता है। तो इसके लिए आप लोग जो है वो हमेशा अपने जहन में रखें कि ये सारा जो फिनोमेना होता है, अगर आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद हो तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास ये जो इंटेंसिटी होती है इनकी वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस, ठीक है। इंसिडेंट रेडिएशंस की हमारे पास जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो ओवरऑल हमारे पास उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा होगी इंटेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन की तो हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, अगर कम होगी तो कम होंगे। सो ऑप्शन सी को देखें तो वो मैच करता है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 13 कहता है कि एक्स रेज आर सिमिलर इन नेचर टू ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी पॉजिट्रॉन्स एंड ऑप्शन डी गैमा रेज। तो आप लोग हमेशा अपने जहन में रखो कि हमारे पास ये जो एक्स रेज होती हैं बेसिकली इनकी जो नेचर होती है हमारे पास ये रिजेंबल करती है किस किस के साथ, रेडियो वेव्स के साथ भी रिजेंबल करती है, माइक्रोवेव्स के साथ भी रिजेंबल करती है, विजिबल जो रेज होती हैं उनके साथ भी रिजेंबल करती है, और हमारे पास जो गैमा रेज होती हैं उनके साथ भी रिजेंबल करती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ किस तरह रिजेंबल करती है। ये सारी जितनी भी रेज मैंने नाम लिया है लाइक एक्स रेज हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, विजिबल रेज हो गया या गैमा रेज हो गया, ये हमारे पास सारी हाईली एनर्जेटिक रेज होती हैं। पहली बात ये सिमिलर है। दूसरी कहते हैं कि हमारे पास इसमें हमारे पास प्योर फोटॉन्स ऑफ एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये हाईली एनर्जेटिक भी होती हैं।
अब मैंने कहा था कि एक्स रेज हमारे पास किस किस के साथ रिजेंबल करती हैं, इनकी नेचर रिजेंबल करती है रेडियो वेव्स के साथ, माइक्रोवेव्स के साथ, विजिबल रेज के साथ और गैमा रेज के साथ। अब ऑप्शन में देखें तो आप लोगों के पास जस्ट गैमा रेज प्रेजेंट है, तो आप लोगों को बोलेंगे कि गैमा रेज जो है वो के साथ हमारे पास एक्स रेज है वो इनकी नेचर रिजेंबल करती है। अब एमसीक्यू वो आपको थोड़ा घुमा कर भी दे सकता है, वो ये भी कह सकता है कि एक्स रेज आर सिमिलर टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन नेचर एक्सेप्ट, तो वो 3 ऑप्शन में आपको जो मैंने पहले रेज के नाम बताए वो भी दे सकते हैं, और चौथे ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से कोई दे सकते हैं। फिर आप लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को सिलेक्ट करोगे अगर जो भी इसमें से हुआ तो, ठीक है। लाइक इसको उलट करके वो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14 की अगर बात करें, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज एग्जिस्ट इन द यूवी रीजन। ऑप्शन ए पिफरन, ऑप्शन बी लाइमन सीरीज, ऑप्शन बी ब्रैकेट सीरीज, ऑप्शन डी बाल्मर सीरीज। तो यार आप लोगों को जो है वो आप लोगों ने तकरीबन जितने भी लाइक पास पेपर्स देखे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन मस्ट होता है। तो आप लोगों ने जो है वो ये सारी सीरीज़ को देख लेना है कि हमारे पास कौन सी सीरीज़ कौन से रीजन में लाई करती है। आपकी बुक में भी क्लियर कट लिखा है, आपको मैं भी बता देता हूँ कि जो आपने जस्ट सिर्फ 2 सीरीज़ का याद करना है, एक बाल्मर सीरीज़ का और एक लेमन का। आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारे पास ये जो बाल्मर सीरीज़ होती है हमारे पास ये विजिबल रीजन में आती है। बाल्मर रीजन बी बाल्मर और वी विजिबल, आप लोग इस तरह याद कर सकते हो। और लेमन सीरीज़ जो है वो ये यूवी रीजन में फॉल करती है, आप इसको LUV भी करके याद कर सकते हो, ठीक हो गया। अब ये 2 होगी। इसके अलावा पीछे हमारे पास जो पेस्टन है, ब्रैकेट है और पिफरेंट सीरीज़ है, ये सारी हमारे पास जो है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। अब MCQ में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज एग्जिस्ट इन द यूवी रीजन। तो यूवी रीजन में कौन सी सीरीज़ हमने बोला था कि लाई करती है, वो लेमन थी। LUV मैंने आपको कहा था कि याद रखें, LUV और BV। LUV मीन्स लेमन सीरीज़ जो है वो यूवी रीजन में लाई करती है, और BV मीन्स बाल्मर सीरीज़ विजिबल रीजन में लाई करती है। अब यहाँ पर उसने जो है वो यूवी का पूछा कि यूवी में कौन सी सीरीज़ है, तो सिंपल लेमन LUV, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 15 व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एन एक्साइटेड MCQ नंबर 15 में कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम गोज फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट, इट्स ऑप्शन ए kinetic energy increases, potential energy decreases. Option B, kinetic energy increases and potential energy also increases. Option C, kinetic energy decreases and potential energy increases. And option D, kinetic energy decreases and potential energy decreases. पहली बात तो ये कि आप लोगों को जो है वो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में भी जो है वो इसके रिलेटेड MCQs जो है वो दिए थे, तो दिस मीन्स दैट ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लाइक इम्पॉर्टेंट है, ये तकरीबन हर एक स्टूडेंट को लाजमी आना चाहिए। जब भी हम लोग सरफेस पर होते हैं तो उस वक्त हमारे पास बॉडी में किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जब हम हाइट पर जाते हैं तो उस वक्त किनेटिक एनर्जी कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम गोज़ फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, मीन्स वो आप इसको कंसिडर कर ले वो ज़मीन से आसमान मीन्स नीचे से हाइट की तरफ जा रहा है। तो हमने कहा था कि नीचे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, अब हाइट पे जा रहा है, सो दिस मीन्स दैट हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो आप लोग ऑप्शन मैच कर लो कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस और उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, ये रिलेट करते हैं ऑप्शन सी के साथ, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 16 में कहता है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ n इज इक्वल टू 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑप्शन डी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल है, एनर्जी का उसने पूछा है, एन की वैल्यू गिवन है, आप लोगों को बाहर एनर्जी और बाहर रेडियस लाजमी कैलकुलेट करना आना, तो ठीक है। बाहर एनर्जी क्या है, पहले रेडियस का देख लें। बाहर रेडियस हमारे पास जो है वो R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन इंटू एन स्क्वायर, सिंपल इज़ दैट। आप लोगों को एन की वैल्यू गिवन होगी, उसका स्क्वायर लेके सिंपल 0.529 के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इन केस ऑफ एनर्जी आप लोग जो है वो लिखोगे कि E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। दिस मीन्स दैट आप लोगों के पास जो एन की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लेना है और उसको जो है वो डिवाइड कर लेना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ।
तो अब यहाँ पर आप लोग खुद इसको लाइक इसको सॉल्व कर लोगे। आप लोग जस्ट क्या करना है, 4 का स्केल लेना है और लिखना, या लिखें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, तो ये आप लोगों के पास खुद आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 17 है। कहते हैं कि 96 ग्राम्स ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई is placed in a container. After 12 minutes, only 6 grams of the sample is undecayed. कहते हैं कि what is the half life of the radioactive nuclide? Option A 8 minutes, option B 6 minutes, option C 2 minutes and option D 3 minutes. अब आप लोगों को जो है वो पहली बात तो ये कि एक सिंपल और एक सैम्पल एमसीक्यू है ये। ठीक है, लाइक आप लोगों को जो है वो एग्जाम में एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट यही होगा, सॉल्व आप लोगों ने इसी तरीके से करना, जैसा मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को वहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई दे देगा, ठीक है, उसमें आपको कंफ्यूज कर देगा, उसका लाइक मीन्स इसको फर्दर वो कॉम्प्लेक्स करके देगा, लेकिन सोल्यूशन इसका सिंपल वही होता है। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ पर उसने आप लोगों को एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई दिया है, वो कोई भी न्यूक्लियाई है, ठीक है, उसका जो वो है अमाउंट, वो है हमारे पास 96 ग्राम्स। ठीक हो गया। कहता है कि 12 मिनट के बाद हमारे पास सिर्फ 6 ग्राम्स है वो बच जाता है। ठीक है, 6 ग्राम्स तो सैम्पल्स इज अनडिकेड। कहते हैं कि व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड। तो यार आप लोगों ने 6 सिंपल जो है वो 96 को उस वक्त तक 2 पर डिवाइड करना है जब तक आप लोगों के पास 12 ना आ जाए। ठीक है, आप लोगों ने 96 को उस वक्त तक 2 पर डिवाइड करते जाना है जब तक आप लोगों के पास 12 ना आ जाए। अब हम लोग 96 को पहले 2 पर डिवाइड आप लोग करो, आप लोगों के पास आंसर आता है 48। ठीक है, ये एक हमारे पास मिनट आ गया। अब 48 को आप लोग दोबारा जो है वो 2 पे डिवाइड करो, आप लोगों के पास क्या आता है 24। अब इस 24 को दोबारा 2 पे डिवाइड करो तो आप लोगों के पास आता है 12। अब मैंने कहा था कि 96 को आप उस वक्त तक डिवाइड करते जाओ जब तक वो 12 ना रह जाए। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सिर्फ 3 मरतबा इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 12 आ गया। सो आप लोगों का जो आंसर है वो 3 मिनट्स है। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, इन दिस एंड डैट वे आप लोग इस तरह का कोई भी एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर सकते हो। और कोशिश करो कि ये रेडियोएक्टिव वाले जो लाइक न्यूमेरिकल्स हैं, हाफ लाइफ और ये इस तरह के डिकेड एंड डिकेड वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं, इन पर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें, यहाँ से एमसीक्यू लाजमी होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 18 है। कहते हैं थायराइड कैंसर कैन बी ट्रीटेड बाय इंजेक्टिंग ऑप्शन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन 131 into the body, option B large amount of iodine 131 into the body, option C moderate amount of the iodine 131 into the body, and option D iodine 131 cannot be used to treat the thyroid cancer। यार पहली बात तो ये कि ये ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। ठीक है, कि हम लोग बिल्कुल यूज़ करते हैं आयोडीन 131 को, लेकिन अब मेन जो हम लोगों ने चीज़ें जो है वो देखनी है वो स्मॉल अमाउंट में हम उसको यूज़ करते हैं, लार्ज में करते हैं या मॉडरेट में करते हैं। तो आप लोग हमेशा ध्यान में रख लो कि हम लोग आयोडीन की जो लाइक अमाउंट होती है आयोडीन 131 की, वो वेरी माइन्यूट या स्मॉल अमाउंट में यूज़ करते हैं टू ट्रीट थायराइड ग्लैंड कैंसर। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, वो ये कि जब भी आप लोगों के पास एमसीक्यूज़ में 3 ऑप्शंस या 2 ऑप्शंस मिलते जुलते हों, लाइक उसमें सिर्फ कुछ चीज़ों का डिफरेंस हो, और 1 या 2 ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शंस हों, तो आप लोगों ने जो है वो पहली बात ये कि अगर आपको तो एमसीक्यू आता है तो फिर तो आप उसको सॉल्व करोगे। अगर एमसीक्यू वो आप लोगों को नहीं आता फिर तो ऑब्वियसली आपने गैस करना है। तो गैस करने का इस तरह के एमसीक्यू में गैस किस तरह किया जाता है, आप लोगों ने जस्ट सिंपल जो बिल्कुल डिफरेंट वैल्यूज़ हैं आप लोगों ने उसको हटा देना है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी डिफरेंट वैल्यू देके आप लोगों को जो है वो आप लोगों के लिए आसानी पैदा नहीं करेगा। वो हमेशा आप लोगों को 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। जब भी 2 ऑप्शंस आप एक दूसरे के अपोजिट आ जाएं या एक दूसरे के मिलते जुलते आ जाए, लाइक आपको कुछ भी फाइंड करना हो, वो आपको एक ऑप्शन में देता है 1, एक ऑप्शन में देता है 2, एक में देता है 16 और एक में देता है 22। अब देखो 1 और 2 एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, या 1 और दूसरे ऑप्शन में उसने आपको -1 दिया हो, तो एग्जामिनर हमेशा आपको लाइक कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। वो कभी भी आप लोगों को बिल्कुल लाइक इस तरह का ऑप्शन नहीं देगा कि जिसमें डायरेक्ट पता चल रहा हो कि हाँ ये आंसर हो सकता है। तो आप लोगों ने फ़ौरन उस तरह के जो ऑप्शन होते हैं उनको एलिमिनेट करना है। पहले तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग उसको खुद सॉल्व करो अगर आपको आता है तो। अगर इनकेस आप लोग कोई गैस लगा रहे हो
तो फिर उस वक्त आप लोग ये मेथड अप्लाई कर सकते हो कि जो बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन है आप लोग उसको एलिमिनेट कर लो, क्योंकि वो ऑप्शन नहीं हो सकता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इन दिस एंड डैट वे आप लोगों के MCQ गैस करने के चांसेस जो होते हैं, करेक्ट करने के जो चांसेस होते हैं वो थोड़े इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 19 में कहता है रेडिएशंस हैविंग द हायर पेनिट्रेटिंग पावर। ऑप्शन ए अल्फ़ा, ऑप्शन बी बीटा एंड ऑप्शन सी गैमा। अगर आप लोगों को लाइक 10th क्लास की बुक याद हो, उसमें एक डायग्राम बनी हुआ करती थी जिसमें उन्होंने अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर शो की हुई होती थी। तो उसमें आप लोगों ने देखा होता था कि हमारे पास जो है वो उन्होंने 3 लेयर्स रखी होती थी। उन्होंने बताया होता था कि अल्फ़ा सिर्फ पहली लेयर को क्रॉस करता है, बीटा दूसरी को भी करता है और गैमा जो है वो उन तीनों को करता है। सो दिस मीन्स दैट पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द गैमा रेज ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द बीटा, और हमारे पास उसके बाद अल्फ़ा के हिसाब से कम जो है वो पेनिट्रेटिंग पावर होगी। लाइक गैमा रेज की आप लोग अब यहाँ पर लाजमी नहीं है कि वो आपसे एग्ज़ाम में हायर ही जो है वो पेनिट्रेटिंग पावर का पूछे, आपसे वो लोअर या स्मॉलेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर का भी पूछ सकता है। इन केस ऑफ हायर पेनिट्रेटिंग पावर तो वो हमारे पास वो गैमा रेज होगा, लेकिन इन केस ऑफ द लाइक लोअर या लोएस्ट तो हमारे पास वो अल्फ़ा रेज होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि गैमा रेज की हमारे पास जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है। ऑप्शन डी में डेल्टा रेज था, तो डेल्टा रेज एज सच कोई रेज नहीं होती। ठीक है, जस्ट कन्फ्यूजन के लिए आप लोगों को कभी कभार डेल्टा एप्सिलॉन ये कोई रेज नहीं होती, जस्ट कन्फ्यूजन के लिए दे देते हैं। फिर स्टूडेंट्स ये सोचने बैठ जाते हैं कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, हो सकता है ये एक डिफरेंट ऑप्शन है तो ये हो सकता है कि ये ठीक हो। तो आप लोग कोशिश किया करो कि अगर आप लोग गैस लगा रहे हो तो फिर इन ऑप्शन को भी आप लोग एलिमिनेट कर दिया करो। ठीक है, लास्ट MCQ का कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट मेक अप द प्रोटॉन्स आर। ऑप्शन ए हेड्रॉन्स, ऑप्शन बी क्वार्क्स, ऑप्शन सी बेरॉन्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियॉन्स। आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं इन दोनों को हमारे पास इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्वार्क्स कहते हैं। अब ये MCQ बेसिकली ऐड करने का मकसद ये था कि आप लोगों के जो सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 20 है रेडियो आइसोटोप से रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर जो है, उसमें ये जो लास्ट पे बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर और ये डिफरेंट ये क्वार्क्स और ये इस तरह के जैसे हेड्रॉन्स और ये चीज़ें गिवन है, ये लाजमी देखनी है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। वैसे तो उसने इस चैप्टर में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन उठाना है और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के पास यहाँ पे 3-4 हैं। पहली बात तो आप लोगों के पास हाफ लाइफ, इस लास्ट वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आप लोगों के पास आ जाती है लाइक रेडियो एक्टिविटी, अल्फा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके। वो आप लोगों ने लाजमी देखना है कि अल्फा डीके में हमारे पास एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस आता है, मास नंबर में क्या आता है, या न्यूट्रॉन्स में क्या चेंजिंग्स होती हैं, वो आप लोगों को पता हो। तीसरी जो चीज़ है वो ये है बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर और ये लाइक हेड्रॉन्स, क्वार्क्स वगैरह और ये इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो ये 3 लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वो किसी भी टॉपिक में जो है वो MCQ उठा के दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मूड ऑफ एग्जामिनर। तो आप लोगों ने कोशिश करनी कि इन तीनों टॉपिक्स को लाजमी कवर करना है। ये था आप लोगों का टेस्ट नंबर 4 जो कि आप लोगों का लास्ट टेस्ट था फिज़िक्स सेक्शन का, फिज़िक्स पोर्शन का। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और लास्ट में जस्ट आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस टेस्ट में जो कुछ सीखा है वो तो ऑब्वियसली आपने सीखा है, लेकिन आपने जो मिस्टेक्स किए हैं कोशिश करें कि वो मिस्टेक्स आप दोबारा ना दोहराएं, सो दैट क्योंकि मिस्टेक्स जब हम लोग करते हैं तो उससे हमें सीखना चाहिए, तभी उस चीज़ का फ़ायदा होता है। अगर जिस स्टूडेंट ने जो है वो ये टेस्ट अटैम्प्ट किया है और उसने कुछ मिस्टेक्स की हैं और फिर भी उसने जो है वो उन मिस्टेक्स को जो है वो ओवरकम करने की या लाइक उनको बिल्कुल रिमूव करने की कोशिश नहीं की, तो फिर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस बेस्ट यही चीज़ होती है कि आप लोग अपनी मिस्टेक से सीखो। ठीक है, हो सकता है कि इन्हीं MCQ में से कोई MCQ आपके मेन टेस्ट में आ जाए, या हो सकता है लाजमी है यही MCQ आए, लेकिन हो सकता है इसी कॉन्सेप्ट के सेम MCQ आप लोगों के टेस्ट में आ जाए। सो उस चीज़ के लिए आप लोगों ने मेंटली और हर लिहाज से प्रिपेयर होना है। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।